हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और उसके बाद कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के भी हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, अपने जो एनसीईआरटी क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, एक यूनिट का नाम हो गया। इस यूनिट में ये दोनों चैप्टर्स इंक्लूड हैं, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रो, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, और ये लिखा हुआ है स्टैटिक्स, इसको भी मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ रुकी हो, यानी जिस चीज़ की स्पीड कितनी हो, ज़ीरो हो। तो यहाँ पे इतना हमें पता चल गया कि हम ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो चार्ज कैसा है, रुका हुआ है, यानी जो चार्ज मोशन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक अपना क्या बन के आ गया, चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई मैंने एटम लिया, एक सोडियम है, तो इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 281। मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये बन गई इनर्ट गैस। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमने कोई एक न्यूक्लियस बना दिया है, न्यूक्लियस के अंदर सबको पता है क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ ये कई सारी ऑर्बिट्स होती हैं, या इसको हम शेल्स भी कहते हैं। इन शेल्स में क्या है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अपने मन से थोड़ी ना निकला होगा, ये इलेक्ट्रॉन कब निकला है, जब इसको एनर्जी दी होगी। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 तरह के होंगे, एक होगा फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। एक होगा फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होगा, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूरी पे हों, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास हों। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा पास होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा बाउंडेड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा फ्री होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और भी एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं घेरा बनाए हुए, उनके बाद में फिर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं घेरा बनाए हुए, उनके बाद भी कुछ लोग बैठे हुए हैं घेरा लगा के। यहाँ से मान लो कोई आग लगा दी जाए, यहाँ पे क्या कर दिया, कोई ने, किसी बंदे ने आग लगा दी, फायर लगा दी। ठीक है, आग जला दिया, तो सबसे पहले कौन लोग भागेंगे, क्या ये वाले लोग भागेंगे या ये लोग भागेंगे, सबसे पहले कौन लोग भागेंगे। इस आग की वजह से सबसे ज़्यादा हीट किसको फील होगा, शुरुआत में इन लोगों को फील होगा सबसे ज़्यादा हीट। ठीक है, तो इस आग की वजह से सबसे पहले कौन भागेगा, जो इस आग के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। ठीक है, यानी ये लोग सबसे पहले भागेंगे। तो इसी चीज़ को अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, या इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी हम यहाँ न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ हमारे पास कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करा दी। अगर एनर्जी हम जब प्रोवाइड कराएं तो एनर्जी प्रोवाइड कराने से सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होंगे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, निकलना स्टार्ट कर जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। तो जैसे हमारे पास सोडियम था, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसको हमने लिखा 281,
और Cl होता है 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो क्या करता है, सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देता है, क्लोरीन को देता है। तो Na पे कैसा चार्ज आ जाता है, Na पे कैसा चार्ज आता है बच्चों, Na पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस का चार्ज आता है। क्यों आता है, क्योंकि Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया है। जब हमारे पास कोई चीज़ एक्सेस में होगी, हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा होगी तभी तो हम दे पाएंगे। तो Na ने क्या किया, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि इसको भी स्टेबल होना था। हर बंदा चाहता है स्टेबल होना, हम भी चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और हम स्टेबल हो जाएं। हर कोई बंदा यही चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए अच्छा खासा। तो ये Cl भी चाहता था स्टेबल होना, तो Cl स्टेबल होना चाहता था, तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। इसकी हेल्प किसने कर दी, सोडियम ने कर दी। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का निकल के कहाँ पहुँच गया, Cl के पास पहुँच गया, यानी Cl ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या लिया, Na से कर्जा। ठीक है, तो कर्जा को हम और दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, ऋण। तो ये आ गया माइनस। ठीक है, तो इस तरह से इन पे दोनों पे चार्ज आ गया, एक पे प्लस चार्ज आ गया, एक पे माइनस चार्ज आ गया। तो अब हमें इनसे ये चीज़ पता चल गई कि जब एक इलेक्ट्रॉन ये Na ने Cl को दिया तभी तो इस पे चार्ज आया था। अगर इलेक्ट्रॉन ये Na Cl को ना देता तो क्या इन पे चार्ज आता, नहीं आता। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इनके चार्ज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, व्हेन टू बॉडीज रब विद ईच अदर। देखिए रब करने से क्या होगा, उनके बीच में हीट जनरेट होगी। ठीक है, इनके बीच में हीट जनरेट होगी, दे बिकम वार्म, मतलब वो गर्म हो जाती हैं। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट में हीट जनरेट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सो द ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज्ड। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पे चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं, देन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन से दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ बॉडी चार्ज्ड। यानी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना होते तो क्या ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज आता, नहीं आता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तभी तो ऑब्जेक्ट पे चार्ज अपीयर हुआ है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना होते तो क्या ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता, कभी नहीं आता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। इसको हम स्मॉल c से भी शो कर सकते हैं। ओके, नाउ अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स क्या है भाई, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। तो सब जानते हैं, ये तो बहुत आसान सी बात है कि चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जैसे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब क्या है, सेम चार्ज। यानी दो चार्ज अगर हैं तो दोनों पे या तो प्लस का चार्ज हो या दोनों पे माइनस का चार्ज हो। तो लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्ज का मतलब क्या है, एक चार्ज प्लस का होगा, एक चार्ज माइनस का होगा, या फिर एक चार्ज माइनस का हो या दूसरा चार्ज प्लस का हो, तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चार्ज की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी आगे की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। यानी जो भी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा वो चार्ज कभी भी उस ऑब्जेक्ट पे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है 1.4 ई का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं बच्चों, ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। यार तुम ये बताओ कि सोडियम, या सोडियम को छोड़ दो, किसी और चीज़ का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट कभी भी बी ऑब्जेक्ट को
1.4 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र करेगा? भाई इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र करेगा तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 50 करेगा, 100 करेगा। ये 1.4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का कैसा सीन है? ये तो कोई सीन ही नहीं हुआ, है ना। तो 1.4 इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे शो किया जा सकता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q क्या है? टोटल चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होगा, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं? इट मीन्स दैट हाउ मैनी टाइम्स द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इट हैज़, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितने गुना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं एक इस पर न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है। द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जानकारी होना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू ये होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो इसको हम ई से भी लिखते हैं। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्यू ई कितना आ जाएगा? माइनस ई, ये इसकी वैल्यू होती है। क्यू पी का मतलब है चार्ज ऑन प्रोटॉन, पॉजिटिव होता है, चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इसको क्या लिख दिया? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फॉर्मूला है अपने पास एन ई। Q की वैल्यू अपन को गिवन है, N हमें फाइंड करना है और E की वैल्यू हमको पता होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से N की वैल्यू कैसी आ गई? -3, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की अपने पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स द सेम, इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। ओके, जैसे एनर्जी होता है, एनर्जी का कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम जनरेट नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दिया, या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। इस तरह से एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को भी हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं चार्ज के साथ? हम चार्ज के साथ सिर्फ क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र करा सकते हैं चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट इनटू एन अदर ऑब्जेक्ट। ओके, हम चार्ज को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और वो भी ट्रांसफ़र कब होगा, कैसे होगा? चार्ज ट्रांसफ़र होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल तो होता नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसी को हम और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इट इज़ अ पाथ। अब ये एक पाथ होता है, कैसा पाथ होता है? कर्व पाथ भी हो सकता है और स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है। ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लिख दूँ मैं, फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें नहीं जानना है। एट दैट पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये देखिए, एक ये जो यहाँ टेंजेंट से लेकर के यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी भी है। इसको हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल वे में हम सिर्फ इतना सा कह सकते हैं कि जिस पाथ पे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जिस पाथ पे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जी हाँ, जिस पाथ पे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उसी चीज़ को, उसी पाथ को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट सीम्स दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। इसमें स्टूडेंट्स एक ये नया टर्म आया है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? सिंगल चार्ज। ओके,
तो क्या लिख सकते हैं, इट सीम्स दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हों। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब बाहर की तरफ ही जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हों। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इट सीम्स दैट दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर टू द आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही हैं। अब कहाँ से आ रही हैं वो डिपेंड करता है चार्ज की क्वांटिटी पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे या चार्ज की वैल्यू पे। ठीक है, कि चार्ज कितना बड़ा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम डिस्टेंस तक फैलनी होगी। अब 2 माइक्रोकूलम के रिस्पेक्ट में हमारे पास मान लीजिए 50 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, तो 2 माइक्रोकूलम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो ज़्यादा दूर तक फैली होंगी या 50 माइक्रोकूलम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो ज़्यादा दूर तक फैली होंगी। ऑब्वियस सी बात है 50 माइक्रोकूलम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो ज़्यादा दूर तक फैली होंगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीज़न बनाता है वो रीज़न डिपेंड किस चीज़ पे करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी पे, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है अपने पास ना। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। इस प्रॉपर्टी को हम अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है, तो बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगी। यानी वो पॉजिटिव चार्ज से निकलना स्टार्ट करेंगी और वो नेगेटिव चार्ज पे जा कर के ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव चार्ज पे आएगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से बाहर जाएंगी, और सेकंड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाएंगी। अब बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में कि वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, अब देखो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये लूप है, नहीं, पर ये धोखा है, नज़रों का धोखा है सिर्फ, ये लूप नहीं है। ठीक है, लूप ये क्यों नहीं है? क्योंकि लूप सिर्फ तब बनता है जब स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट कैसा हो बच्चों, सेम हो। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है, ये प्लस का है। टर्मिनेटिंग पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कहाँ है, नेगेटिव पे है। क्या नेगेटिव चार्ज से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की तरफ आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ जाती तो ये क्लोज लूप बन जाता, लेकिन ये अभी क्लोज लूप बिल्कुल नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बनता है वो हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, गिव द रीज़न। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, अभी थर्ड प्रॉपर्टी में बता चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ चली जाती हैं, नेगेटिव चार्ज पे चली जाती हैं। और क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ गई है? नहीं गई है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना दी मैंने, ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बना दी है। अब इसके किसी भी पॉइंट पे जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो है वो हमें किस चीज़ की डायरेक्शन देगा, ये टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब हम बार बार देखो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम शो करेंगे तो इस तरह से करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है वो किस चीज़ की डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्क में। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन आता है, वाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, गिव रीज़न। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में,
two electric field lines never intersect each other because at the point of intersection there must be two or more than two tangents which show टू और मोर देन टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ इम्पॉसिबल। देखो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है और एक टेंजेंट की वजह से सिर्फ एक ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरह से बना दी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरह से बना दी, तो इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये हो गया। अब इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे हम कई सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इस तरह से हम इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं और जितनी टेंजेंट होती हैं बच्चों हमें पता है कि उतनी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। तो यहाँ पे तो ये चीज़ गलत हो गई कि यहाँ पे अगर कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे मिलने लगेंगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पे कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलने लगे। तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से लिखेंगे ये मैंने आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी में